हेलो। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आप लोग आज ये जो चैप्टर है उसको शायद आज हम ख़त्म कर देंगे, शायद। ओके। वैसे इसके न्यूमेरिकल्स जो है जो हमने बताया उसके हिसाब से अगर आपने कर दिए होंगे तो ये चैप्टर आज ख़त्म ही हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स जो थे होमवर्क में आपको दिए थे, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ यहाँ से क्वेश्चंस थे, इलास्ट्रेशन से थे। ऑल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्वाइट ईजी अगर आप ट्राई करें तो। उसमें कोई ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं था। अगर आप उसको सही तरीके से आपने चैप्टर समझा हुआ है तो आप सही सही तरीके से वो कर सकते हो। देखो ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें हमने ऐसा कुछ आपको कहा था कि थोड़ा सा ट्राई करेंगे अगर आपका थोड़ा मैथ सही है, ताकि हमें tan डेल्टा जो डीप एंगल वाला फॉर्मूला है BV/BH वो अपने को आता है। यहाँ पे प्रूव दैट टाइप का है, मैथ्स का क्वेश्चन है। cot square lambda 1 plus cot square lambda 2 is equals to cot square lambda. Delta 1, delta 2 be the angle of deep observed in the two vertical plane at right angles to each other and delta is the true angle of deep. So यहाँ पे ऐसा आपको कुछ प्रूव करना है। तो अभी जो बेसिक आपने अगर समझा हुआ है, होमवर्क भी आपने किया है, तो ये आपको सही सही तरीके से सिंपल तरीके से समझ में आ सकता है। देखो फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज tan डेल्टा, व्हाट इज द डीप एंगल, एक्चुअल फॉर्मूला दैट इज अ BV/BH। अब अगर मान लो मुझे cot डेल्टा चाहिए तो ऑब्वियस बात है उसका रेसिप्रोकल करना है BH/BV। पर यहाँ पे ये जो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 दैट्स बी द एंगल ऑफ डीप ऑब्जर्व्ड इन द टू वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना डेल्टा 1 और डेल्टा 2, तो ये मजेदार था कि tan डेल्टा इज अ एक्चुअल डीप, delta 1 and delta 2 that two are considered as a some other deep at the some other places। तो उसके लिए जो tan डेल्टा बनेगा तो वो tan डेल्टा 1 काउंट होगा, tan डेल्टा 2 काउंट होगा। पर दोनों ही किस्से में अगर आप एक बात आपने ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पे आपने लिखा होगा तो आपको एक चीज छोटी सी शायद पता होगी। दोनों है वो दोनों से मतलब वो 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो प्लेन है और दूसरा जो प्लेन है वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऐसा बताया। दैट फर्स्ट वन मेक द एंगल थीटा, ऑफ कोर्स दूसरा है वो 90 माइनस थीटा बनेगा। इतना आई होप क्लियर होगा। दोनों ही किस्सों में एक चीज जो है दैट्स द BH, दैट्स द BH cos थीटा, दिस इज अ BH sin थीटा। अब उस चीज को ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा, हम किस बात के ऊपर फोकस करवाना चाहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन के केस में अगर मैं इसको BH समझ रहा हूं, दिस इज कंसिडर एज अ BH वैल्यू, तो एक उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है और ये उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है। वहीं से देखो B1 और B2 का उसने कॉन्सेप्ट लिया जो जनरल केस में बहुत सिंपल सा है। B1 इज इक्वल टू BH cos थीटा एंड B2 इज इक्वल टू BV sin थीटा। क्यों? क्योंकि अब उस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा, काफी लोगों ने समझ लिया होगा। अगर मैं प्लेन 1 के लिए कहता हूं, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में ले रहा हूं, तो वहां पे जो एंगल बन रहा है उसको थीटा आपको लेना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट्स अ B1 BH cos थीटा, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा BH sin थीटा। तो BH cos थीटा BV sin थीटा ऐसा आ जाएगा। B1 है ये B2 है, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 अलग अलग टू डीप है। तो tan डेल्टा 1 BV/B1। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों ही किस्सों में अगर आपको फिगर सही तरीके से याद हो तो हमने ऐसा एक फिगर ड्रॉ किया था। अब ये जो फिगर है उसको यहाँ पे ऐसा समझना पड़ता है कि ये एक प्लेन था, उससे दूसरा प्लेन ऐसा फॉर्म हो रहा है, और जो तीसरा प्लेन है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन डॉटेड और रेड डॉटेड है उन दोनों के बीच का टोटल एंगल 90 है, और ये जो डार्क रेड है वो एक्चुअल में tan डेल्टा वाला है। पूरा फिगर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो है डार्क रेड वो tan डेल्टा देता है, मतलब एक्चुअल डीप एंगल और उसकी एक्चुअल पोजीशंस, एक्चुअल सिचुएशन समझाता है। यहाँ पे ये जो रेड डॉटेड और ये जो ग्रीन डॉटेड है
वो दो अलग अलग प्लेन बने और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, ऐसा हमने यहाँ पे समझा। पर रेड डॉटेड या ग्रीन डॉटेड दोनों के केस में ये जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जो है वो कॉमन है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो tan डेल्टा 1 लिया तो BV अपॉन BH cos थीटा आया, ताकि वहां पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहता है, सिर्फ उसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था ना वही चेंज हुआ। और ये जो एक्चुअल प्लेन था उसके कॉन्टेक्स्ट में उसने थीटा बनाया, तो ये जो एक्चुअल प्लेन की ये जो लाइन है ना उसको आपको ये BH समझना है। सो दिस BH is actually this one is a BH horizontal, जिसने यहाँ पे बनाया थीटा और ये बन गया 90 माइनस थीटा। ऐसी सिचुएशन है। तो दोज हु वांट टू ड्रॉ दिस फिगर वो ये फिगर बना दीजिए, तो शायद और ज्यादा क्लैरिटी आपको आ सकती है। अगर आपको एग्जैक्टली सच में उसको समझना हो तो वो ऐसा कहना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने दो मेरिडियन वाला एक फिगर ड्रॉ किया था। यहाँ पे तीन अलग अलग प्लेन बनेंगे। एक एक्चुअल प्लेन जो आपको देता है एक्चुअल tan डेल्टा यानी एक्चुअल डीप एंगल, एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट्स अ BH। उसके रिस्पेक्ट में एक प्लेन आया थीटा एंगल पे, दूसरा प्लेन आया 90 माइनस थीटा एंगल पे। तो उसके हिसाब से BV जो है वर्टिकल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। उसके बाद आपका काम आसान है। तो देखो tan डेल्टा मिल गया तो cot डेल्टा मिल जाएगा, डेल्टा 1 मिल जाएगा। उसी तरह से tan डेल्टा 2 उसमें भी BV जो है वो कॉमन रहेगा, वहां पे BH sin थीटा आएगा। क्यों? तो कि ये 90 माइनस थीटा है, जिसने बनाया थीटा वो बना था cos थीटा ये है, बट cos 90 माइनस थीटा इज अल्टीमेटली sin थीटा। तो यहाँ पे ये जो है वो बन जाता है BH sin थीटा। इसका फिर से रेसिप्रोकल करो और प्रूव दैट वाले मैथ्स के क्वेश्चंस में आपको तो पता ही है, जो प्रूव दैट करना होता है हम उसका क्या करते हैं। उसने कहा है स्क्वायर करो और ऐड करो, तो इसका स्क्वायर करो और ऐड करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग। जैसे स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो BH स्क्वायर BV स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, यानी वो जो वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो 1 बन जाएगा। BH स्क्वायर अपॉन BV स्क्वायर कॉमन रहेगा, तो BH अपन BV क्या था, तो दैट्स अ cot डेल्टा, तो वो बन गया cot स्क्वायर डेल्टा। तो जो लॉजिक था इस क्वेश्चन का वो ये था कि एक्चुअल प्लेन से एक जाता है थीटा एंगल पे, दूसरा जाता है 90 माइनस थीटा एंगल पे। वहाँ पे एक फिगर दिया था, शायद ये फिगर आपकी और ज़्यादा अच्छी हेल्प है वो कर सकता है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड वो ये फिगर भी बना सकता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्लेन ड्रॉ करना है, उससे दो डॉटेड प्लेन बनाए हमने, जो दोनों प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे। ओके, ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। आफ्टर दैट 13 जो है वो जहाँ तक मुझे याद है मैंने होमवर्क में दिया था, 14th भी होमवर्क में दिया था, 15th से आई थिंक हमें स्टार्ट करना है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां से बात आगे बढ़ानी है कि 15 वाला किया था, मेरे हिसाब से तो नहीं किया था। 15 बाकी है, 15 16 शायद बाकी रखे थे। चलो 15 से स्टार्ट करते हैं। वैसे 15 जैसे एक क्वेश्चन हम कर चुके। वैसे यहाँ पे आइडिया बहुत ही क्लियर सा लेना है आपको। सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करनी हो या तो इफ यू रिमेंबर इट, हमने ऐसा देखा था कि एक एटम की डाइपोल मोमेंट दी गई हो तो n नंबर ऑफ एटम्स कैसे मिल सकते हैं। तो वहाँ पे उसका एटॉमिक मास दिया था, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मिल सकता है। तो वहाँ पे एवोगाड्रो नंबर का यूज कर सकते हैं। बस ऐसा ही कुछ कुछ यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे, पर ध्यान से देखिएगा। Domain in the ferromagnetic ion is in the form of a cube of side L सेंटीमीटर या तो म्यू मीटर, चलो लेंथ 1 म्यू मीटर ऐसा दिया हुआ है, म्यू मीटर। ओके, म्यू मीटर यानी 10⁻⁶ मीटर। Estimate the number of ion atoms in the domain and the maximum possible dipole moment and magnetization of the domain। डोमेन मतलब क्या, तो कि अगर मान लो कोई भी स्ट्रक्चर को आप एटॉमिक लेवल पे देख रहे हो तो उसको उसका डोमेन कहा जा सकता है। यहाँ पे क्या क्या हमें फाइंड करना है, तो क्या बताया हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है अपने पास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन, मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, डेंसिटी दे दिया हुआ है, एंड एज्यूम दैट द ईच आयन एटम हैज दिस डाइपोल मोमेंट। हर एक का ईच पार्ट, तो ईच आयन एटम तो बता दिया हुआ है।
तो टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल उसका सेचुरेशन वाला पोर्शन जो है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है, वो भी आपको मिल जाएगा। हियर लेंथ क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब उसका लेंथ, उसका वॉल्यूम मिल सकता है। तो देख लीजिए, वॉल्यूम हो जाता है V इज इक्वल टू एल क्यूब। एल क्यूब कर दिया, 10⁻⁻⁶ है, उसका रेशो 3 करेंगे, दैट विल बी 10⁻18 मीटर स्क्वायर। ताकि यहाँ पे माइक्रोमीटर में दिया हुआ है, ये सब कुछ CGS में था इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में लिया हुआ है। नाउ यू हैव द वॉल्यूम, यू हैव द डेंसिटी। तो डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो आपको मास मिल जाएगा। वो जो मास मिलता है उससे पता चलेगा कि 55 ग्राम पे 1 मोल वैल्यू, 1 मोल एटम्स, तो इतने ग्राम में कितने एटम्स। सी दैट, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सीधा आपको पैरेलल समझाता जा रहा हूँ। सो यू कैन सी दैट। वैसे ये जो कैलकुलेशन है, इफ यू फील दैट कि हमारे लिखने से ही हमें कॉन्फिडेंस आ सकता है, पर ये ऐसे सिंपल से इलस्ट्रेशंस या तो न्यूमेरिकल्स है जहाँ पे कोई ज़्यादा लॉजिक या ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल इफ यू फील कि आपके लिखने से ही आ सकता है, तो लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद देखकर आप, ओके, और कुछ ना हो और हो तो भी इसको पहले प्रायोरिटी देखकर अगर आप लिख लोगे तो पता चल जाएगा कि यार करना कुछ नहीं है। हर एक न्यूमेरिकल को आपको एक ही तरीके से दिखाना है। नंबर 1 क्या दिया है, डेटा क्या है, नंबर 2 फाइंड क्या करना है, और नंबर 3 वे ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए। वे ऑफ थिंकिंग का मतलब यहाँ पे ऐसा लेना है कि नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ आइटम्स यानी 1 मोल लेवल, यानी मोलर मास है आपके पास, तो क्या, हाँ, टोटल मास कैसे मिलेगा, तो क्या टोटल मास मिलता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम कैसे मिलेगा, तो क्या शेप कैसा दिया है, यहाँ पे शेप क्यूबिकल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एल क्यूब करो, वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, मास मिल जाएगा। 55 ग्राम यानी मोलर मास पे एक एवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23, तो गिवन मास पे कितना, क्वेश्चन सीधा सीधा सा है। वो जो नंबर ऑफ एटम्स मिलता है उसको ईच एटम का डायपोल मोमेंट दिया है, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल पॉसिबिलिटी उसका मिल जाएगा। तो ये जो है चीज़ों को बार बार आपको रिपीट करना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल मैंने देखा, इसमें ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। उसके बाद देखकर अगर आप 2 बार भी लिखते हो तो डेफिनेटली वो आपके दिमाग में सेट हो ही जाता है। ओके, इट इज कॉल्ड एज ए कैसे सोचना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल्स को कैसे सोचना चाहिए। अब मेरे लिखने से या तो यहाँ लिखा हुआ देने से या तो ऐसे समझाने से या वैसे, ऐसा नहीं होता है कभी। ओके, न्यूमेरिकल्स में ऐसा कभी नहीं होता है कि ये ऐसे तरीके से समझा या वैसे तरीके से समझा। क्लैरिटी है, गिवन डेटा है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है और एग्जैक्टली क्या उसका तरीका हो सकता है। अगर वो क्लियर है, सुना हुआ है अच्छी तरह से, समझते हो, अगर आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे बना हुआ है तो आपको अच्छी तरह से समझ में डेफिनेटली आ ही सकता है। तो देखो यहाँ से आपको करना क्या था, तो कि ये मिल गया टोटल मास, उसके हिसाब से 55 ग्राम पे एवोगाड्रो नंबर। हाँ, काफ़ी लोगों ये जो छोटा सा पॉइंट है उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर 6.02 लेना है, 6.023 लेना है। माई सिंपल एडवाइस इज दैट कि आप 6.02 लो या 6.023 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से 6.02 या 03 किसी में मार्क्स नहीं करते। नंबर ऑफ आइटम आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नंबर ऑफ आइटम्स मिल चुके हैं, हर एक का यहाँ पे लिखा है ईच एटम का। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम इज गिवन हियर, बस उसको टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है डाइपोल मोमेंट ऑफ डोमेन ऑफ मैक्सिमम, यानी सेचुरेशन, मैग्नेटाइजेशन के लिए ये वैल्यू मिल गया। और टोटल मैग्नेटाइजेशन, पॉसिबल मैग्नेट मोमेंट, तो क्या करना है, क्योंकि जितना मैग्नेटाइजेशन मिला हुआ है उसको उसी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। याद करिए मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन। ओके, टोटल मैग्नेटाइजेशन, जैसे कि पोलराइजेशन होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टोटल वाला डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये हो जाता है आपका मैग्नेटाइजेशन। और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद ये 16 वाला जो है उसमें एक छोटा सा पॉइंट है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको करा दूं। आपको गॉसेस लॉ आता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन हटा दो या तो इंटीग्रेशन डी ए को दे दो, तो आप कह सकते हो फाई इज इक्वल टू ई ए। सेम टू सेम रिपीटेशन इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाई इज इक्वल टू बा यानी बी डॉट ए। तो यहाँ पे वो क्लैरिटी आप लोगों को होना चाहिए, एंड आई होप यू आर क्लियर विद दैट डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट। अभी भी जिन लोगों को डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत हो, तो अभी हमारे 11th में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ही चल रहा है, तो वो चाहे तो वो लेक्चर भी अटेंड कर सकता है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सबसे पहले जो मैंने कहा था कि ऑलवेज थिंक अबाउट गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज क्या क्या है? ओके, दैट इज अबाउट 1500 ampere per meter produce a magnetic flux where a Weber in a bar of iron of cross section यानी area and calculate the permeability and susceptibility। अब permeability और susceptibility तो उसके जो रिलेशंस है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, ऐसा कहते थे, काई एम एम बाई एच से मिलता था। ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन याद करिए, वो 7-8 डेफिनेशंस वाला इक्वेशन जो था ना, बी जीरो, उसके बाद बी एम, उसके बाद एच का वैल्यू एच इज इक्वल टू स्मॉल एन आई का हो या तो बी बाई म्यू कह दो, ओके। उसके बाद एम बाई एच दैट इज अ काई एम, उसके बाद रिलेशन म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। अगर वो सब कुछ याद है तो यहाँ पे आपको फटाफट फटाफट पता चलता जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, फ्लक्स दिया हुआ है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया हुआ है विच इज एम्पियर पर मीटर। अब ये एम्पियर पर मीटर को थोड़ा सा याद करो तो शायद याद आ सकता है। एम्पियर पर मीटर यानी जो यूनिट है ना वो क्या बनेगा, मतलब एम्पियर पर मीटर कैसे बना, तो कि स्मॉल एन आई, यानी इसका मतलब क्या था, तो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एम्पियर। अब इसके यूनिट की बात करो तो नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, एम्पियर पर लेंथ यानी एम्पियर पर डिस्टेंस से एम्पियर पर मीटर जो है वो आपको मिल सकता है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स के लिए बा बी या तो phi is equals to integration b dot dA, integration dA that is a only, b dot a that is a ba cos theta, if angle is 0 cos 0 is 1, so ultimately phi equal to ba मिला। phi is a flux, a that is the area, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड b जो है वो आपको मिल सकता है। इट्स जस्ट वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। परमियाबिलिटी, दैट्स परमियाबिलिटी इज कॉल्ड एज अ म्यू। तो अभी जस्ट मैंने कहा कि आपको कैसे डिफाइन करना चाहिए, तो कि हमने ऐसा कहा कि B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई जो कहते थे, तो स्मॉल एन आई को अगर मैं H कह दूं, B मिल जाता है म्यू जीरो या तो म्यू और म्यू इंटू H कर दो तो H गिवन हो गया, तो क्या हाँ B मिल सकता है कैसे, तो कि B यहाँ से मिल सकता है कैसे, तो कि 5 बाई A से, तो 5 बाई ए वो बी बना, बी म्यू इंटू एच बना। आई एम इंटरेस्टेड फॉर द म्यू, आई एम इंटरेस्टेड फॉर द म्यू, तो क्या, तो कि यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो 5 बाई ए इंटू एच दैट्स द म्यू, ताकि 5 बाई ए बी बना, यू के डिनोमिनेटर में आपने एच ले लिया, तो वो आपका म्यू, दैट्स परमियाबिलिटी। इट्स कॉल्ड एज अ वे ऑफ थिंकिंग, ओके। ऐसा कुछ कुछ सोचने से कोई कोई आइडिया है वो धीरे धीरे डेवलप हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि हम सोचे वो सही बने, पर एक आइडिया लेकर चलेंगे तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया क्लियर, बी बन गया 5 बाई ए बिकॉज 5 इक्वल्स टू बा, एच दे दिया है, फाई दे दिया है, एरिया दे दिया है, म्यू इज इक्वल्स टू बी बाई एच, बी यहाँ से मिला, एच गिवन था, म्यू मिल गया। उसके हिसाब से म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, ये कैसे आया, तो कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम था। म्यू आर इज व्हाट, रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी मींस व्हाट, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी टू द परमिटिविटी इन द वैक्यूम।
तो देखो ये हो गया आपका काईएम का फॉर्मूला। वैसे ये फॉर्मूला है नहीं, बनाया गया। कैसे? तो क्या देखो, अगर कोई कहता है कि नहीं ये याद नहीं है हमें, तो इसके हिसाब से म्यू आर वाला याद है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काईएम। तो क्या, हाँ वो तो याद है ना। अच्छा, वैसे काईएम इज इक्वल टू वो एम बाई म्यू भी बनता, एम बाई एच भी बनता है काईएम। तो एम, कैपिटल एम ढूंढना पड़ता, पर कैपिटल एम यहाँ पे मिल नहीं सकते, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो उससे भी वो हो सकता है। तो देखो म्यू आर कैसे मिलेगा, तो म्यू आर मिलते हैं म्यू बाय म्यू नॉट से, 1 प्लस काईएम। काईएम चाहिए, वन इधर ले लो, तो लो डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया, म्यू माइनस म्यू नॉट बाय म्यू नॉट इज इक्वल्स टू काईएम। वन इधर शिफ्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया, म्यू माइनस म्यू नॉट बाई म्यू नॉट, खत्म हो गया किस्सा। ये रहा। वैसे ये सिर्फ -1 रखा है, फिर -1 रखो तो 253.77 ऐसा आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था, देन आफ्टर आई जस्ट चेक दैट। तो ये जो मेरा ये जो फॉर्मेट है और आपके पास जो नोट्स है उसमें आई थिंक 2 क्वेश्चन जो है वो बाद में मैंने ऐड किए हुए हैं, तो वो डिस्कशन में अभी मैं ले लेता हूँ। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है ना आपके नोट्स में वो भी समझ में आ जाएगा। आई थिंक वो 18 से डिफर कर रहा है, 17 इफ आई एम रॉन्ग, आई मीन इफ आई एम राइट, तो 17 तो यही है, अ सोलेनोइड ऑफ 5500 टन्स पर मीटर वाला ही है। ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा फिर से। ये क्वेश्चन इसलिए मजेदार है ताकि इसके अंदर आपने इस चैप्टर के अंदर जितनी भी क्वांटिटी पढ़ी, हर क्वांटिटी को लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। देखिए, a solenoid of 500 tons per meter, it's very important। 1 मीटर के अंदर 500 टन्स है। अगर हम कहते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का ही है, तो टोटल नंबर ऑफ टन्स 500 नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ टन सिर्फ 50 है। अगर मैंने कहा वो 10 मीटर का है, तो नंबर ऑफ टन्स 500 नहीं है, वो 5000 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टन्स दिए हुए हैं वो नंबर ऑफ टन्स पर मीटर दिए हुए हैं, यानी 1 मीटर के अंदर कितने टन्स आते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एज पर द सिचुएशन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे पर मीटर का डेटा है, करंट दिया है 3 एम्पियर, यानी आया गया। रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर 5000। आई थिंक ये भी आपको आइडिया होगा, जब भी कोई क्वांटिटी रिलेटिव हो, रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी, ओके, तो उसका यूनिट नहीं होता है। अब इसको इसके साथ कनेक्ट मत करिएगा कैसे, रिलेटिव वेलोसिटी में तो यूनिट था। रिलेटिव वेलोसिटी इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। व्हेन वी आर कंपेयरिंग और व्हेन वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी, तो वहां पे भी हम रिलेटिव वर्ड जो है वो यूज करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। Determine the magnitude of magnetic intensity and magnetization and magnetic field inside the core। क्या क्या पूछा? Magnitude of magnetic intensity, magnetization and magnetic field inside the core। दिया क्या क्या है? करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, दैट्स कॉल्ड एज ए स्मॉल एन भी कह सकते हो आप, और म्यू आर है। तो देखो, स्मॉल एन हो गया, करंट हो गया और म्यू आर, 3 डेटा है हमारे पास। तो देखो यहाँ से एच एन इंटू आई, स्मॉल एन इंटू आई था ना, दैट्स कैपिटल एच, एंड कैपिटल इज व्हाट? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। पहला सीधा सीधा फॉर्मूला। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला। एच एन आई बन गया। उसके बाद अभी जस्ट तरोताजा यूज किया था, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। म्यू आर रिलेटिव दिया हुआ है, 1 प्लस काई एम, तो काई एम सीधा सीधा मिल गया, ये लो आपका काई एम रेडी हो गया। 499 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5000। क्यों? क्योंकि जहां पे अगर म्यू आर दिया जाए तो विच इज इक्वल टू काई एम ऐसा कह दीजिए, काई एम दिया हो तो उसको ऑलमोस्ट इक्वल टू म्यू आर कह दीजिए। क्यों? आइडिया सिंपल। मान लो काई एम दिया, काई एम में +1 करो तब जाके म्यू आर बनता है। अगर काई एम का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा में +1 करो या ना करो,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसी तरह से यहाँ पे उसने बताया है, देखो काइम जो है ना वो कितना मिला, तो कि 4999, तो ऑलमोस्ट 5000। 5000 तो क्या दिया था, रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया था। तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विद द ह्यूज नंबर, तो उसमें +1 हो चाहे -1 हो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब म्यू आर मिल गया, तो हमारे पास फॉर्मूला था म्यू आर इज इक्वल्स टू m/h। h यहाँ है ऑलरेडी अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा। देखिए म्यू आर रेडी हो गया, तो देखो काई एम इज इक्वल्स टू m/h, मुझे m चाहिए तो काई एम इंटू एच, काई एम इंटू एच कर दिया, कैपिटल M मिल गया। एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यानी स्मॉल b, b इज इक्वल्स टू म्यू एच, म्यू भी है और एच भी है, खत्म हो गया किस्सा। ओके, इतना जितना सिंपल तरीके से आप समझने का ट्राई करोगे उतना आपको ज़्यादा पता है वो चल सकता है। अब ये और नोट्स का जो क्वेश्चन है 18, वो आई थिंक वो डिफर कर रहा है, तो वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। देखिए आओ, भाग रहा है भाग रहा है, रुक, यस, ये देखो रुका। फिर से वहां पे नाम दिए थे, यहाँ पे नाम के साथ साथ सिंबल भी दिए हैं, पर दिया क्या क्या है। तो मेरा ऑलवेज फोकस ये होता है कि आप ये देखिए क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। सोलेनोइड हैज ए कोर ऑफ मटेरियल विथ रिलेटिव परमियाबिलिटी 400, वहां पे क्या दिया था 5000, यहाँ पे दिया है 400। The windings of the solenoid are inserted from the core and carry a current 2 एम्पियर, वहां पे 3 एम्पियर दिया था। If the number of ton 1000 per meter, यहाँ पे 1000 पर मीटर ऐसा लिखा है, वहां पे 500 टन स्लैश स्मॉल m या तो मीटर ऐसा लिखा था, तो मोर और लेस डेटा तो सेम ही हुआ। कैलकुलेट कैपिटल H, कैसे मिलेगा कैपिटल H, स्मॉल n इंटू आई, so this is the small n 1000 per meter, small n into I 2, तो हो गया कैपिटल H 2000। लो रेडी, कैपिटल H 2000। m कैसे मिलेगा, तो क्या m मिलता है काई m बाई h, तो काई m क्या होगा, तो क्या काई m इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू रिलेटिव परमेबिलिटी 400। तो यहाँ पे आप कहना चाहो तो कह सकते हो, वैसे देखो यहाँ पे B पहले फाइंड किया हुआ है और उसके बाद उसने मैग्नेटाइजेशन फाइंड किया हुआ है। तो मैं तो बहुत ही सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ भाई, काई एम इज इक्वल्स टू m/h, m फाइंड करना था ना, तो काई एम इंटू एच करना है, तो क्या हाँ आइडिया दिया था कि काई एम इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू म्यू आर, तो क्या हाँ, तो कि वो 4400 है, तो क्या हाँ। अब 400 में से एक सब्ट्रैक्ट करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है यार, तो कि दैट्स रिमेन सेम, तो कि इसको h के साथ मल्टीप्लाई कर दो, h 2000 है, ये 400 है, तो 4 इंटू 10⁻²2, 2 इंटू 10⁻3, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 10⁵5, दैट इज कैपिटल M। तो देखो यहाँ पे कैपिटल M जो है क्या मिला, 8 इंटू 10⁵5 मिला, वही का वही आया ना। क्यों, तो कि यार इतना ज़्यादा टाइम पास करने के बाद 399 लिया, ये किया वो किया, और वो सब कुछ करने के बाद अप्रोक्सीमेशन का साइन लेना ही था, तो क्यों ना 399 के बजाय 400 ले, पर ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, एक्चुअल में मैंने आगे वाला क्वेश्चन इसलिए दिया था कि कैपिटल M की बजाय आप B माइनस म्यू नॉट H अपॉन म्यू नॉट ऐसा मजेदार फॉर्मूला ना लिखना पड़े और आप सीधा सीधा कह सको, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये मैंने यहाँ इसलिए दिया ताकि NCERT यानी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है, so you can just keep in your mind, okay? NCERT एक टेक्स्ट बुक है जो आपके समझने के लिए है, ओके? तो वो भारत का संविधान नहीं है, ओके? तो वहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे हम साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं,
तो साइंस के सब्जेक्ट में अगर कोई सिंपल फॉर्मूला भी बन रहा है तो भले ही टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया हो तो हाँ, लिखना आपको प्रॉपर चाहिए। अगर आप ऊपर ऊपर से सब छोड़ दो तो मज़ेदार नहीं रहता है। जैसे आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आपको जो अभी मैंने लिखा था ना वैसा सब लिखना पड़ता है कि काई एम बाई एच काई एम सॉरी म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, तो काई एम इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1, तो काई एम इज 399 ऑलमोस्ट इक्वल टू 400। देन आफ्टर कैपिटल एम काई एम इंटू एच 400 इंटू 2000, और उसके हिसाब से आप लिखो 8 इंटू 10⁵, तो मज़ेदार लगता है। पर आप ये लिखना नहीं चाहते हो और सीधा आंसर लिख देना चाहते हो तो ये नहीं चलता है। ओके, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया था। यहाँ पे पहला H, दूसरा M, और वो यहाँ पे C में आ चुका था, तो आप इसको B समझिए और अब इसको आप C समझिए। मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर इंटू म्यू नॉट ऐसा लिखा है, बट भाई म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता क्या है? दैट्स म्यू, मटेरियल का परमिएबिलिटी। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया था, इसलिए उसी म्यू को म्यू आर इंटू म्यू नॉट का फॉर्मेट है वो दिया हमने। म्यू आर आ गया 400, म्यू नॉट पता है 4.10⁻⁷, एच तरोताजा मिला था 2 इंटू 10⁻³ कभी रेडी। एंड लास्ट वन द मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम। तो मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम का कॉन्सेप्ट था कैपिटल या आई एम, उसका कॉन्सेप्ट क्या था? तो के स्मॉल एम। ओके, ये रहा आपका आई एम, देख लीजिए यहाँ पे। वैसे इसको जब आप याद करो ना तो थोड़ा याद आ सकता है कि ये हमने कैपिटल एम की जगह पे लिखा था, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू आई एम। तो आई एम क्या बन जाएगा? तो कैपिटल एम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एम क्या मिला होगा? तो कि 8 इंटू 10⁵ मिला है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स करो तो 10⁵ डिवाइड बाय 10⁵, 800 ऐसा आना चाहिए। देखो आ जाएगा। $794 इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 800। क्यों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू लेना पड़ा? ताकि हम यहाँ पे आगे भी कुछ कुछ वैल्यूज को ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही ले रहे थे। अभी ये टेक्स्ट बुक के अंदर उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ हम समझने का ट्राई करें, वैसे जो मैंने बोला ना वो मैं लिख देता हूँ, ताकि काफ़ी लोग वो सोच में थे कि आप क्या बोल गए कि भैया आई एम फाइंड करना। सीक्वेंस दिमाग में अगर आप रिवाइंड करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। बी नॉट स्मॉल एन आई, बी एम स्मॉल एन आई एम, बी नॉट। वैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट भूल गया, उसके लिए सॉरी। मतलब म्यू ऑफ कोर्स वो ऑब्वियस है, पर फिर भी लगाना ज़रूरी है। एन आई एम, तो यहाँ पे इस एन आई को हटाकर कैपिटल एच, दैट इज द थर्ड क्वांटिटी। इस एन आई एम को हटाकर कैपिटल एम, दैट इज द फोर्थ क्वांटिटी। तो यहाँ से मैं ऐसा कहना चाहता था कि वो कैपिटल एम आपके पास हो तो कैपिटल एम का मतलब स्मॉल एन इंटू आई एम ही बना। तो आई एम इज इक्वल टू क्या बन सकता है? तो क्या कैपिटल एम डिवाइड बाय एन। कैपिटल एम दैट इज द मैग्नेटाइजेशन, वो है ऑलरेडी आपके पास, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कर दो तो आपको आंसर मिल जाता है। तो मैं वो कॉन्सेप्ट कहना चाहता था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? The magnetizing current IM is the additional current that needs to pass through the windings of the solenoid in the absence of the core, which would be B value in the presence of core। ठीक है, टाइम पास है थोड़ा सा इधर उधर का। B इक्वल टू म्यू आई प्लस आई एम, पर म्यू का वैल्यू क्या? तो के म्यू आर इंटू इसको म्यू नॉट समझेगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं वो मिक्स हो चुके हैं। N0 ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
ओके, वैसे यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसा समझना है, बी इक्वल टू म्यू आर और एन एज इट इज एंड टू म्यू नॉट। ओके, और उसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड भी 1, तो यहाँ से आई ए मिल जाएगा, ताकि आपके पास कैपिटल आई है, कैपिटल बी है, यानी कैपिटल आई है, कैपिटल बी है, नंबर ऑफ टर्न्स है, रिलेटिव परमियाबिलिटी है। ओके, तो आपका जो आई एम है वो आपको यहाँ से मिल सकता है। ओके, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, बट स्टिल आई सजेस्ट कि डोंट गो विद दिस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, सीधा सीधा रास्ता बताया। Please try to follow it, capital M into small I n m. IM चाहिए, कैपिटल M by N कर दो, you have the answer. सीधी बात, काम आपका आसान हो सकता है। चलो उसके बाद नोट्स का 19 और जो मेरे पास है उसके हिसाब से 18। ठीक है, तो आप इसको 19 नंबर का ही समझिएगा। हाँ, इसके लिए फिर से याद करिए टॉरॉइड वाला फॉर्मूला, और टॉरॉइड में जब हम रेडियस निकालते थे ना तब उसको मैं थोड़े अलग तरीके से समझा था, वो यहाँ पे यूज करेगा। फिर से याद दिला दूँ अगर कोई भूल गया हो तो। 1 2 R1 R2, हमने एग्जांपल लेकर बताया था कि R1 8 सेंटीमीटर हो, R2 अगर 10 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो और ये 10 सेंटीमीटर हो, और मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, तो अगर आप 10 माइनस 8 करते हो तो 2 सेंटीमीटर होता है, और 2 सेंटीमीटर है, उसका एक नया सर्कल यहाँ पे बनता है, तो वो राइट नहीं था, इफ यू रिमेम्बर इट। यहाँ इसका जो ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वो कैसे मिल सकता है, तो कि दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, यानी R1 प्लस R2 बाई 2, यानी वो देता है 9 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ याद हो तो देखो ये है, एक का 11 एक का 12, 12 माइनस 1 तो 1 सेंटीमीटर ही होता, मतलब सेंटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक जो गलत है उसका आधा यानी बीच का, तो 11 और 12 के बीच का वैल्यू है 11.5 सेंटीमीटर। Question: A core of toroidal having a 3000 turns has an inner and outer radii 11 and 12 centimeter. The magnetic field in the core of a current is 0.70 ampere is 2.5 Tesla. What is the relative permeability of core? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, ताकि आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं, पर याद करिए टॉरॉइड के अंदर स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सरकमफेरेंस हम लेते थे, वो मिल गया। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जैसा सोलेनॉइड का वैसा है टॉरॉइड का, वैल्यूज लगाओ, बात खत्म। यहाँ पे फाइंड करना है रिलेटिव परमिएबिलिटी, दैट्स अ म्यू आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे म्यू ढूंढा, उसका रेशियो ले लिया म्यू नॉट के साथ। म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो तो देखिए वहां पे हो गया आपका म्यू आर। ये नोट्स के हिसाब से 20 नंबर का क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं, और उसके बाद का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके नोट्स में, वो भी टेक्स्ट बुक का ही एक इलास्ट्रेशन है। ये 19 जो अभी हमने किया, ये था 20 जो हमने लास्ट टाइम किया, ये जो है वो 21 है। वहाँ 21 में ऐसा बताया कि ये जो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, उसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट्स। दो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से पैरेलल होंगे तो वो स्टेबल कंडीशन होती है या अनस्टेबल कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल। ओके, कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है, कहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये रीडिंग वाला क्वेश्चन है। अगर डाइपोल के कॉन्टेक्स्ट में अगर यहीं पे दूसरा डाइपोल आ रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये सेम एक्सिस बना, ये इसके साथ ऐसा परपेंडिकुलर बना, तो दैट इज इक्वेटोरियल लाइन वाला बना। तो ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, वो रीडिंग वाला क्वेश्चन है। पढ़िएगा पर आराम से पढ़िएगा तो जल्दी समझ में आएगा। ओके, इफ यू जस्ट लिटिल चेंज योर स्टडी टेक्निक और स्टडी पैटर्न, तो आपको फिजिक्स जो है वो बहुत ही अच्छा आ सकता है। एक बार फिजिक्स अगर सही सही समझ में आने लगेगा
उसके बाद बिलीव मी आपको फिजिक्स सबसे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और सबसे ज़्यादा वही अच्छा लगेगा, बाकी जो है वो बाकी के सब्जेक्ट साइड में हो जाएंगे, ताकि यहाँ पे फिनोमेना भी है, लॉजिक भी है, फॉर्मूला भी है और याद भी रखना है। ओके, तो दूसरे सब्जेक्ट से ये वहीं पे डिफर करता है कि यहाँ पे हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं जगह पे कोई रिलेशन जो है वो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। चलो आफ्टर दैट यहाँ पे ख़त्म होता था। पार्ट 4 की मैं बात करूँ तो पार्ट 4 के अंदर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। देखो, ये आगे के जो क्वेश्चन है या फर्स्ट या सेकंड है वो शो दैट सॉरी क्या बोलते हैं यस नो वाला है, ट्रू फॉल्स वाला है, वो आपने जो थियरी पढ़ा हुआ है, हमने जिस थियरी का डिस्कशन किया है उसी बेस पे यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो आई सजेस्ट कि वो आपको लिखने के, एक बार लिखने के, और कोई स्पेसिफिक जगह पे ना समझ में आया या तो पूरा का पूरा नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। जैसे कि if किधर गया, yes, if you made a map of a magnetic field lines at a Melbourne in Australia, would the line seems to go into the ground or come out of the ground? उसके लिए ऐसा सोचने का, ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया नीचे है, मैग्नेट टिल्टेड है और ऊपर से अंदर की ओर झुका हुआ है, यानी नॉर्दर्न कनाडा है अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है वो बरोबर है, पर वहाँ पे है जियोमैग्नेटिक साउथ और यहाँ पे है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, so that is considered as a coming out. I repeat, that is like coming out. तो नॉर्थ पोल नीचे की साइड आता है तो इसलिए वहां पे आप ऐसे कह सकते हैं कमिंग आउट। इतना समझने के बाद ये जो है वो जस्ट इसको कहते हैं नॉलेज एड ऑन वाला क्वेश्चन। तो देखो, इफ यू मेड, किधर गया वो, हाँ यस, तो जब आप देखेंगे ये रहा सी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अर्थ मैग्नेटिक विल सीम टू कम आउट ऑफ द ग्राउंड एट मेलबोर्न। कम आउट, क्यों कम आउट, क्योंकि ऊपर मैग्नेटिक साउथ नीचे मैग्नेटिक नॉर्थ, वो सोचा वो टिल्टेड था यानी अंदर से ऊपर से झुका हुआ था और यहाँ से बाहर वाला था, तो वो पॉइंट हमने समझा। तो कम आउट वहां पे तो राइट है, Melbourne in Australia because this region lies the southern hemisphere of the earth where the earth magnetic north pole lies। तो जो सोचा वही यहाँ पे क्या ऐड किया, तो कि मेलबोर्न ऐड किया, ऑस्ट्रेलिया ऐड किया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं, होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट सेकंड वो होमवर्क में आएंगे डायरेक्ट। ओके, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा है, पर एटलीस्ट वो एक बार या तो 2 बार लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद पता चल जाएगा कि यार सच में इसमें कुछ नहीं करना था, और अगर वो लिखोगे नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो सिर्फ डाउट में ही रहेगा। और अगर डाउट में रहता है और अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये यस नो वाले है, इंफॉर्मेशन वाले है, सो आई जस्ट ट्राई टू सेव अवर टाइम। ओके, वहाँ पे उसको कोई इनपुट्स देने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ भी आई थिंक मैंने होमवर्क में दिया था। चलो 3, 4, 5, 6 और 7 भी आई थिंक दिया था, 5 क्वेश्चंस दिए थे। तो इसमें से कोई डाउट? हेलो एवरीवन, हेलो 1 2 3 1 2 3 चेक। यहाँ आते ज्यादा है पर बीच में से चले जाते हैं लोग, ऐसा लगता है मुझे तो आते रहते हैं। यस, एनीवन, कोई किसी का डाउट भाई? ओके, एक काम करिए, चलो, तो 2 3 4 5 6 या तो 3 4 5 6 7 वहां तक बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे। जिन लोगों ने किए होंगे तो उसके डाउट्स हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने लिखे हैं और उसके कोई डाउट्स नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, और जो अभी क्वेश्चंस आएंगे उसमें से भी एक साथ सब कुछ बढ़ ना जाए इसलिए मैंने वो नहीं दिया था। बाकी ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी है, देखते जाइएगा। चलो, आई थिंक 7 तक मैंने दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, चलो 8 से स्टार्ट करते। 8 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर क्वेश्चन देखा हुआ है।
Loosely wound solenoid of 2000 tons, area of cross section, carrying current, is suspended through its center, allowing it turn in a horizontal plane. Okay, data क्या क्या हुआ? Number of turns, area and current. What is the magnetic moment? Magnetic moment के solenoid का formula आईना आज नहीं आई है शायद. ओके, मतलब INA करंट, नंबर ऑफ टन्स एंड एरिया, जितना डेटा दिया है सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका मैग्नेटिक मोमेंट रेडी हो गया. बी, what are the force and the torque on the solenoid of a uniform horizontal magnetic field? यानी बी दिया हुआ है. सो व्हाट इज द टॉर्क फॉर्मूला? टॉर्क इक्वल्स टू mb sin थीटा. एम मिला हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करो, एंगल दिया है sin 30. क्वेश्चन हो गया खत्म. ओरली ही क्वेश्चन खत्म हो सकता है अगर दिमाग में फॉर्मूला रेडी हो तो. अपना प्रॉब्लम भी यही रहता है, मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट को मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ. स्मॉल m इज इक्वल्स टू आईना, करंट गिवन, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन, एरिया गिवन, खत्म हो गया. टॉर्क पूछा है, टॉर्क होता है mb sin थीटा. m ऊपर से मिला, b गिवन है, थीटा sin 30 है, दैट्स अ हाफ. यानी जो भी है b 7.5 या तो जो m मिला है उसका हाफ कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या तो m इंटू बी इंटू हाफ करो, वो भी तो सेम है. व्हाट अबाउट द फोर्स F? तो क्या F के लिए शायद आप ऐसा कह सकते हो, F इज इक्वल्स टू, वो जब टॉर्क लगता है तो वहां पे फोर्स जो है वो नहीं लगता है, ऐसा हमने कुछ समझा था. इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बता दिया. नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मैग्नेटिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म फील्ड, दैट इज अ जीरो. हो गया mb sin थीटा. तो यहाँ पे भी ऐसा ही दिया हुआ है, पर करोगे नहीं तो पता चलेगा नहीं. 8th के बाद 9th, वहां पे भी गिवन डेटा ही है और सीधा सीधा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा हो सकता है. Circular coil of 16 turns and radius 10 centimeter carrying current 0.75 ampere rests with its plane normal to an external field of magnetic field Tesla. क्या है सिचुएशन? क्या है सिचुएशन? नंबर ऑफ टर्न है, रेडियस 10 सेंटीमीटर का है और करंट यानी कैसा एक लूप है. नॉर्मल टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये उसके साथ एक लूप है. The coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to the field direction when the coil is turned slightly and released in a stable equilibrium with the frequency 2 second inverse. What is the moment of inertia? अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम वाला फॉर्मूला ये रहा. क्या क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी गिवन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आस्क, बट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन. ओके सॉरी, m दैट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट. I वो पूछा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, सॉरी माय मिस्टेक. I पूछा हुआ है, तो I को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो यार, रिश्ता वही, सोच नहीं. mb आ गया, 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर हो गया. लो काम आसान आपका, देख लो वहां पे. तो वहां पे स्मॉल m करना हो तो NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस दिया है तो एरिया निकलना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर. अब इतना तो आप कर ही सकते हैं. करंट यानी आई ना, आई दिया, एन दिया, एरिया पाई आर स्क्वायर करो, स्मॉल m हो गया. मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और f गिवन है, तो देखो. बट व्हाट हैपेंड समटाइम्स कि हम जो है ना वो यहाँ पे दिए हुए वैल्यूज में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं. कोई ये सोचते कि सर ये वेलोसिटी कहाँ से आया? अरे बांगड़ो, यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी को f की बजाय कभी कभार वो न्यू भी कहते हैं. यहाँ पे मैं काफ़ी बार ऐसा ट्राई करता हूँ, शायद मुझे तो याद नहीं है पर आपको शायद नोट्स दिया हो और उसमें मैंने f कर दिया हो तो अच्छी बात है.
अदरवाइज जनरली उसको एफ भी कहते हैं, उसको न्यू भी कहते हैं। तो जस्ट एक रेफरेंस दिमाग में हर वक्त वो घूमता रहे, ये न्यू भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। तो कोई एग्जाम में ऐसा न्यू सिंबल देखो और आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए अपने को पता होना चाहिए। बस देखो ये आई का फॉर्मूला, ओके, इट्स नॉट अ वी स्क्वायर, इट इज ए एफ स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल एम एन आई पाई आर स्क्वायर की बजाय मैंने डायरेक्टली बोला आईना, आई एन ए करो, फॉर्मूला बनाओ, वैल्यू प्लेस करो, ओके। तो ये तो इतना ही सिंपल है जितना आप कहते थे मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। शायद आपने खाई हो तो चॉकलेट, ओके। यहाँ पे 10th क्वेश्चन कुछ करने जैसा नहीं है, देखकर ही पता चलता है। एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 के अंदर दिया था, या तो मैं ऐसा कहूँ पार्ट 2 के अंदर वो क्वेश्चन इसलिए दिया था ताकि आप ये कर सको। वैसे वो एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन का एक क्वेश्चन था, देख लेते हैं। Magnetic needle free to rotate in a vertical plane. Magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal, यानी वो बना deep angle. The horizontal component of Earth magnetic field is to be 0.35 G बोले तो Gauss. Determine the magnetic field बोले तो B। पर ध्यान रखना है भाई 22 डिग्री का। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है cos 22 निकालेंगे कैसे, ताकि नेचुरल cos का तो टेबल ही नहीं होता है, नेचुरल sin का टेबल होता है आपके पास। यस, हु बताएगा, ताकि क्वेश्चन में तो कुछ दम नहीं, तो जो भी दम है वो दम इस बात में। cos साइन 90 माइनस, सिंपल सी बात है, ओके। यहाँ पे आपको याद होगा साइन 30 को cos 60 कहते थे, हाँ या ना? यहाँ 30 प्लस 60 90 होता था, तो यहाँ साइन 30 का वैल्यू कैसे मिलता है? तो के या तो उल्टा cos 60 कैसे मिलता था, तो cos 60 यानी साइन 90 माइनस 30 कर दो, तो वो 60 ही बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करिए, इससे पता चल जाता है 90 माइनस 30 कैसे cos। यहाँ पे cos 22 which is equivalent to sin, sin कितना? sin 90 माइनस 22, ओके। तो sin 90 माइनस 22, अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देता ना 90 माइनस थीटा वाला which is equivalent to cos 22 ऐसा, ठीक है। तो नहीं पता हो वो लिख लीजिएगा, हाँ, ताकि बहुत सालों पुरानी बात है। तो cos 22 which is sin 90 माइनस 22, sin 90 माइनस 22, अब 90 माइनस 22 कर दो आप, तो दैट इज 68। तो नेचुरल साइन के अंदर 68 डिग्री देखो तो वो 0.9272 है, वो होता है। कंफर्म करना हो तो कंफर्म कर लीजिएगा, साइन 68 विच इज इक्वलेंट टू 0.9272, वो पता चल जाएगा तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ओके। तो उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अगेन 11th नंबर का क्वेश्चन, उसमें भी वही चीज है। At a certain location in Africa, a compass point 12 degree in Africa, 12 degree west of the geographic north, geographic north, west of geographic north, मतलब north से west की direction। The north tip of the magnetic needle of a deep, कल हमने देखा था ना वो deep वाले बात, ओके, वो needle वाली बात। Placed in the plane of the magnetic meridian point 60 degree above the horizontal. The horizontal component of Earth magnetic field is 0.16 G. Specify the direction and magnet of Earth field and location. तो सबसे पहला पॉइंट, दो अलग अलग एंगल, एक 12 डिग्री, दूसरा दिया है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 0.16,
दैट्स मैग्नेटिक मेरिडियन ने जो एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट्स 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया सीधा सीधा BH बाई कॉस डेल्टा 0.32 G। उसके बाद यहाँ पे देखो, Earth magnetic field has a magnitude of 0.32 G and lies in the vertical plane 12 degree west of the geographic meridian, making 60 degree upward with the horizontal direction। अब इसको फिर से एक बार पढ़ा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। जब आंसर नहीं समझ में आता है तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्या क्वेश्चन समझ में आया था, क्वेश्चन की सिचुएशन समझ में आई थी, अगर हाँ तो आगे बढ़ो, ना तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में ऐसा समझाया, उसके लिए अगर आप चाहो तो थोड़ा सा हल्का सा रफ फिगर बना दो। ये फिगर कैसा कहता है, सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका, कंपास पॉइंट 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जोग्राफिक नॉर्थ। कंपास नीडल है वो जोग्राफिकल नॉर्थ से 12 डिग्री वेस्ट की ओर पॉइंट कर रहा था। North tip of the magnetic needle of a deep circle placed in the plane of magnetic meridian, that's 60 degree above the horizontal। यानी horizontal है, वहाँ से वो 60 डिग्री डीप जा रहा था। तो उसके लिए आपको फिगर याद हो तो आपका काम आसान हो सकता है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन हुआ करता था, ये हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल से ये डीप इतना जा रहा था। तो ये BH, ये BV एंड दिस द टोटल B, सकच कह सकते थे। तो लो हो गया ये आपका B। तो मैग्नेटिक फील्ड दैट्स 0.32 गॉस, मतलब उतना मैग्नेटिक फील्ड इतना रहेगा इन अ वर्टिकल प्लेन 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जोग्राफिक मेरिडियन। ये 12 डिग्री वेस्ट मतलब क्या, तो कि हमें पता है कि जोग्राफिकल नॉर्थ से मैग्नेटिक नीडल 12 डिग्री वेस्ट की ओर बता रहा था, पर यहाँ पे हमने जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पे भी तो सेम ही रहेगा, कैपिटल बी ही रहेगा। एंड जोग्राफिक मेरिडियन एंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जितना वो नीचे था उतना ही वो कहाँ लेकर गए, ऊपर लेकर गए। सी दिस इज द पॉइंट, 60 डिग्री अपवर्ड विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये नीचे इतना डीप आया था ना, तो उतना ही लेकर जाएंगे तो ही तो उसके साथ साथ मिलेगा ना मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक साउथ टू मैग्नेटिक नॉर्थ, वो तो ऑफ कोर्स बात है। ओके, फील्ड लाइंस जो है साउथ यहाँ पे दिया था, ओके, अफ्रीका में, दैट्स फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ। अब मैग्नेटिक साउथ होता कहाँ है, जोग्राफिकल नॉर्थ में। ओके, और वहाँ से कहाँ गया तो कि मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर गया। उसके बाद यहाँ पे जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वो होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। द रीजन इज दैट सेम टू सेम क्वेश्चंस आपने किया हुआ है, सेम एक्सिस यानी 2kp/r³ जैसा, इक्वेटोरियल लाइन यानी kp/r³ जैसा। ओके, 2μ0/4πr³। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट यानी स्मॉल m दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया है, तो स्मॉल m और r की जरूरत है, सीधा सीधा वैल्यू प्लेस करो, आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 13 जो है सेम क्वेश्चन है, वो भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction। ये जो पहली लाइन है ना, वो पहली लाइन ही आपके लिए काफी काम की है। वो ऐसा कहता है कि जहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस है वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी मैग्नेटिक एक्सिस वाला फॉर्मूला 2kp/r³ जैसा, 2μ0/4πm/r³ वाला, which is equivalent to horizontal component of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बस उतना ही समझना था, बाकी तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए वैसा है। ओके, 14th 13 के समझने से आपको पता चल जाएगा। ओके, पर 14th के लिए मैं एक आपको बता देता हूँ कि अगर वो ना समझ में आए तो पूछिएगा, ताकि काफ़ी लोगों को ये 180 डिग्री जो देते हैं ना उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे करना ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ अबाउट द नल पॉइंट। नल पॉइंट के लिए फिर से एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, कैसे याद रखवाया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ, फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है। इस केस में ये नॉर्थ की फील्ड लाइंस ऐसे जाती, यानी वो सेम एक्सिस वाले पॉइंट पे आता जब नॉर्थ नॉर्थ बाजू बाजू में होता। तो नॉर्थ नॉर्थ एक साइड होते हैं मैग्नेट का नॉर्थ और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ, तो सेम एक्सिस पे आते हैं। और अगर इधर साउथ होता तो वो उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे आता। नहीं समझ में आता है तो आप उसको रिवाइंड करिए, मतलब उस वीडियो को फिर से देखिए और समझने का ट्राई करिए, डेफिनेटली वो आपको समझ में आ जाएगा। बस वो इतना समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। पर लिखा होगा तो ही समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले जितना काम अलर्ट किया जाए वो करिएगा तो कुछ बात बनेगी। 15 वो कर सकते हैं। रीजन इज दैट ये ऐसी फिगर वाले क्वेश्चन हम कर चुके थे। एक मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल हो, एक मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो, तो उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है B इक्वल टू अंडर रूट BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर, ऐसा कहो तो भी चलेगा। B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर कहो, ऐसा कहो तो भी चलेगा। यहाँ पे B एक्सिस का स्क्वायर प्लस B इक्वेटोरियल लाइन का स्क्वायर कहो और उसका रूट निकालो तो वो भी चलेगा। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन भी हमने किया है उसी के जैसा है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्राई करेंगे ना तो भाई पता चलेगा कि अपने को कितना आता है और कितना नहीं आता है। बट लिखना कंपलसरी है, नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बट आई वांट कि पहले आप कुछ लिखे, ओके? बिना लिखे डाउट्स प्लीज वो मत पूछिएगा, ताकि आप काम नहीं करोगे तो मुझे पढ़ाने में नहीं मजा आएगा। चलो, तो 15 तक है, वहां तक एक्सरसाइज है। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन में अगर कोई हो जो करने जैसा हो, थ्योरी जैसा ना हो और आपको ट्राई करना चाहिए तो मैं बता दूं। हाँ ये देखो, शायद नहीं चलेगा ये तो। 23 नंबर का एक क्वेश्चन देखिएगा। ओके, वैसे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर देखिएगा थोड़ा, जस्ट फॉर अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, मजा आएगा। क्वेश्चन अच्छा है, करने जैसा तो नहीं कह सकता हूँ पर ट्राई करने जैसा क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद पूछा जाए वैसी क्वालिटी का क्वेश्चन है। ओके, क्यूरीज लॉ का सीधा सीधा यूज किया गया है। और एकदम सिंपल सी बात कहूँ तो अगर आपको रेशियो लेना आता है ना तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो आज का आपका होमवर्क जो है वो होमवर्क सुन लीजिए आराम से, क्या क्या करना है आपको। ओके, यहाँ से 15 तक है, तो पार्ट 4 जो है, तो पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं होमवर्क में। देखो, पार्ट 2 जो है उसमें से आपने कितने क्वेश्चंस किए थे? आई थिंक ये 10 और 11 और ये 12 तक किया था। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 और 21 हो तक। ओके, इन शॉर्ट पार्ट 2 के जितने भी रिमेनिंग है वो सभी न्यूमेरिकल्स। और पार्ट 4 जो है तो उसमें हमने 3, 4, 5, 6, 7 तक दिया था। उसके बाद आपका रहता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, सभी न्यूमेरिकल्स वन टाइम इसलिए दिया हुआ है ताकि वन टाइम करने जैसे ही है। कोई न्यूमेरिकल में कुछ इतना खास नहीं है, पर करोगे तो ही पता चलेगा। प्लस यहाँ पे 2 और ऐड कर दो, 1 एंड 2, ताकि वो हमने नहीं लिखे थे लास्ट टाइम, पर वो थ्योरी वाले है, लिखिएगा तो ही पता चलेगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। ओके।